Good morning, all of you. Welcome again in the next practice set of the chemistry. बेटा आप जब भी आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने के लिए आए तो उससे पहले जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट होते हैं आप उनको रिवाइज करके जरूर आए। और जो प्रेजेंट आपका प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे तो जब मैं आपको समझाना शुरू करूं उससे पहले ही आप उसका आंसर खुद सोच लें कि दैट मस्ट बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और फिर जब मैं आपको समझाऊं तो फिर आप ये देखें, कई बार ऐसा होता है कि आप अपना आंसर तो बिल्कुल करेक्ट निकाल देते हैं लेकिन उसका वे ऑफ पैटर्न जो था, स्टेप्स थी, वो आपकी गलत होती है। कई बार गलत तरीके से भी आंसर ठीक आ जाता है। फिर जब हम आपको समझाएं फिर आप देखें और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका आंसर जो हमने निकाला था वो तो ठीक है लेकिन तरीका गलत था। तो मीन्स आप पूरी चीज को अच्छे से समझेंगे, हर स्टेप्स को अच्छे से देखेंगे। आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, कभी इनऑर्गेनिक, कभी फिजिकल, तो इंटरमिक्स होके आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने क्वेश्चन डाल रखे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर अबाउट द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ द केमिस्ट्री. Our first question is from the very important chapter, that is the chemical equilibrium. Our question is sodium barium nitrate is gradually dissolved in a 1 multiplied by 10 raised to the power 4m sodium carbonate solution. देखो बेटा आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपके पास क्या है, you have the sodium carbonate solution whose concentration is 1 multiplied by 10 raised to the power minus में 4m. और फिर आपने इसमें क्या ऐड किया बेटा बाहर से, now you have the requirement to add the solid barium nitrate BaNO3. when you are adding barium 2 positive charge, NO3 minus 1 charge, similarly in the solution already we have the sodium ion Na positive ion and the carbonate CO3 2 negative ions, means double displacement reaction will occur. The barium ion will combine with the carbonate ion to form the PPT, but there is a limit. देखो आपके given है यहाँ पे the solubility product of the barium carbonate, मीन्स जो आपके आयंस हैं जो आपस में मिक्सअप होके क्या बनाएंगे, बेरियम कार्बोनेट। वो कौन से हो गए, एक तो बेरियम आयन जो बेरियम नाइट्रेट से आएगा, एक कार्बोनेट आयन जो सोडियम कार्बोनेट की वजह से पहले ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। when these two ions combine with each other and it result in the formation of a बोलो क्या, बेरियम कार्बोनेट। ये बेरियम जो कार्बोनेट है, ऐसा नहीं कि इसके पीपीटी एकदम बन गए, इसकी ये वैल्यू है सोलबिलिटी प्रोडक्ट की, मीन्स अप टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमने, जिसे हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, these ions will remain in the dissolved form, वो डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों की प्रोडक्ट, बेरियम आयन और कार्बोनेट आयन की जो प्रोडक्ट है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है, जैसे ही वो 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 को एक्सीड करेगी, they get precipitated, the barium carbonate get precipitated। वही हमारा क्वेश्चन था कि at what concentration of the barium ion the precipitation begins to occur। मीन जब हम बाहर से लगातार बेरियम आयन डालेंगे तो ऐसा नहीं कि बेरियम आयन के डालते ही एकदम पीपीटी बन गए, क्योंकि बेरियम आयन कंबाइन विद द कार्बोनेट आयन get attracted towards the carbonate ion to form the barium carbonate, but it get dissolved on further addition of the barium ion, it again combine with the carbonate ion to form the barium carbonate, it again get dissolved, it will dissolve up to that limit 5.1 multiplied by 10 की पावर माइनस में 9। इस लिमिट तक वो लगातार कंटिन्यूटी में क्या करता रहेगा, डिसॉल्व होता रहेगा। तो हम बाहर से कितना डालें कि पीपीटी बन जाए, तो उसके लिए सिंपल हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सोलबिलिटी प्रोडक्ट, कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट की आखिर डेफिनेशन क्या है। तो बेटा आपने देखो ये सीखा है ना कि देखो बेसिक आपको बताएं कि जैसे बेरियम कार्बोनेट है आपके पास, हमने इक्विलिब्रियम का साइन देखो यहाँ पे लगा दिया, देखो ये बेरियम आयन प्लस देखो कार्बोनेट आयन आपके बन गए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फार्मूले को जब आप अप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, बोलो क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, बोलो कौन कौन है ये, वन इज द बेरियम आयन रेज़्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट multiplied by carbonate ion raised to the power of their coefficient divided by the reactant, barium carbonate is the reactant here। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जाके तो KSP बन जाएगा बेटा यहाँ पे, that is the KSP। तो KSP किसके इक्वल हो गया, KSP is barium ion concentration raised to the power of their coefficient multiplied by the carbonate ion concentration raised to the power of their coefficient
सो दैट इज द KSP। अब बेटा गिवन क्या है यहाँ पे, जो गिवन है KSP की वैल्यू गिवन है, बोलो कितनी है 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस में 9। अब बेरियम आयन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन सो दैट इट विल कंबाइन विद द व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, दैट इज गिवन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस में 4m। that concentration is given. Now from that particular formula we can calculate, we can determine the concentration of the बेरियम आयन। हम बेरियम आयन की देखो कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, तो बेरियम आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस में 4। देखो ये कैंसिल हुआ, यहाँ से बोलो क्या आ गया 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 5। तो 5.1 multiplied by 10 raised to the power minus में 5, so that is the concentration of the barium ion। means this much concentration अगर आप डालेंगे किसकी, बेरियम आयन की, और जो 1 बेरियम नाइट्रेट है उसके अंदर से 1 ही तो बेरियम आयन आता है, तो 1 मोल बेरियम नाइट्रेट गिव्स द 1 मोल बेरियम आयन, मींस that much concentration। अगर आप इतनी कंसंट्रेशन बाहर से ऐड करेंगे 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 5m, देन देखो बेरियम नाइट्रेट हमें बाहर से बेटा कितना लेना पड़ेगा, जो हमने अभी आंसर निकाला 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 5m। जब आप इतनी कंसंट्रेशन बाहर से ऐड करेंगे तो दैट कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट, out of that the barium ion combined with the carbonate ion and thus the precipitation just begin to form, precipitation just बननी शुरू हो जाएगी। so our answer will be 5.1 multiplied by 10 की पावर माइनस में 5, ये हमारा आंसर होना चाहिए। हम अपनी ऑप्शन देखते हैं। now these are the option, first option is 5.1 multiplied by 10 की पावर माइनस 5m, so that is the correct option। तो इसलिए यही हमारी ऑप्शन बेटा क्या होगी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से बेटा आपको ध्यान रखना है। और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की बेटा डेफिनेशन क्या होती है, देखो अभी जो हमने ये फार्मूला देखो यहाँ पे ये लिख दिया, देखो बना के, देखो ये फार्मूला, इसी को आप यूज करते हैं और यही सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। बेटा क्या है, देखो द प्रोडक्ट, देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, देखो ये रहा मल्टीप्लाई का साइन। सो द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द, molar concentration of the बोलो किस चीज के, बेरियम और द कार्बोनेट आयन इन दैट पर्टिकुलर केस, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट इन कैसे सॉल्यूशन बेटा, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जितने बेरियम आयन कार्बोनेट आयन जितने इस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होने थे मैक्सिमम उतने घुल चुके, उससे ज्यादा डिसोल्व नहीं होंगे, क्योंकि इससे थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा अगर आपने कंसंट्रेशन चाहे तो बेरियम आयन की इंक्रीज कर दी, जितनी देखो हमने ली है, बोलो कितनी है, देखो आपके बेरियम आयन का तो हमने आंसर निकाल दिया 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 5m। कार्बोनेट आयन का क्या था, गिवन था 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 4। तो इससे थोड़ी सी भी अगर ज्यादा हमने कंसंट्रेशन कर दी, तो प्रेसिपिटेशन अकर, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन आपका हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द जीनोन कंपाउंड इज नॉट फिजिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। बेटा बड़े ध्यान से हर ऑप्शन को आप देखें, आपको खुद हो सकता है आंसर का पता ही चल जाए। चलो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ पहले चलते हैं ताकि आपका ध्यान वहां पे चला जाए। आप सेकंड ऑप्शन में देखें कि XeF4, ध्यान से देखना बेटा, XeF4 on hydrolysis means 6H2O to give the Xe plus XeO3 plus 12HF plus 1.5O2। देखो यहाँ पे जो मेन ध्यान देने की बात है वो है बेटा, देखो ये XeO3 मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब आप XeF4 में आप वाटर डालते हैं, मीन्स व्हेन द XeF4 get hydrolyzed it gives the XeO3, means XeO3 is now stabilized in the water, it will not undergo the hydrolysis, ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेगा XeO3। तो अब आप फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर देखें, फर्स्ट ऑप्शन में हमने क्या दिखा रखा है कि XeO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, HF के साथ, और क्या देगा यहाँ पे XeF6 प्लस में H2O। तो मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे तो हमने ये दे दिया बेटा कि XeO3 प्लस में 6HF, इसकी भी रिएक्शन नहीं चलती, XeO3 फर्दर रिएक्ट नहीं करता HF के साथ भी, क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इन द सेम मिक्सचर इन द ऑप्शन नंबर सेकंड द प्रोडक्ट फॉर्म। देखो ये जितने भी बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं, इस प्रोडक्ट में बेटा क्या क्या है बताओ, देखो इसमें XeO3 भी बना हुआ है, देखो ये रहा, प्लस में इसमें बेटा HF भी बना है, ध्यान से देखें HF भी बना है। तो मीन्स अगर इनके बीच में रिएक्शन होती तो ये प्रोडक्ट नहीं बनते ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो मीन्स इन दोनों के बीच रिएक्शन होनी ही थी।
अगर होती तो क्या हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिख सकते थे ऑप्शन नंबर सेकंड में HCF4 ऑन हाइड्रोलाइसिस विल गिव द XCO3 + HF? नो, हम ऐसा नहीं लिखते। इट मींस ये प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे बने हैं, सेकंड ऑप्शन में ये प्रोडक्ट आपके बने हुए हैं, इट मींस जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर ये क्लियर होता है सेकंड ऑप्शन को देखते हुए कि XCO3 और HF के बीच रिएक्शन नहीं होगी। सो द आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, कि मींस कौन सी रिएक्शन नहीं चलेगी? XCO3 विल नॉट रिएक्ट विद द HF, विल नॉट गिव द XCF2 + वाटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप डिफरेंट ऑप्शंस को ही अगर आप अच्छे से देख लें तो उनके जवाब आपके पास आ जाते हैं। और रिमेनिंग ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 दीज रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। ग्रुप नंबर 18 में ये सारी रिएक्शन आपको पढ़ाई जा चुकी होती है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द एमओ थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ? किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है? मींस हमें बॉन्ड ऑर्डर को बेटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर एमओ डायग्राम को हमें यूज करना है, तो देखो सबसे पहले हम ये एमओ डायग्राम ही ड्रा कर लें। तो जब कभी भी बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम होता है कि आप ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम बना लें, ताकि रिमेनिंग चीज को आप इजीली एक्सप्लेन कर पाए। तो बेटा सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में ही लिख देते हैं। टॉपिक नंबर 8 ऑक्सीजन का, तो कॉन्जुगेशन बेटा क्या होगी? 1s2 2s2 and the 2p4. So that is the electronic configuration of the oxygen. तो आपके साइड में बेटा जो हमने लिख रखे हैं, what are these? These are the atomic orbital. आप डायग्राम में देखें नीचे atomic orbitals. और when the atomic orbital combine with each other, they will go give what? The molecular orbitals. हमें molecular orbitals मिलेंगे according to the LCAO principle, linear combination of the atomic orbitals. Means the atomic orbitals having the same energy, almost nearly the same energy and the same orientation, will always combine in a linear fashion to give the same number of new orbitals called as the molecular orbitals. Out of these, half of them will have the less energy than the combining atomic orbitals, while the other half will have the more energy than the combining atomic orbitals. That is the statement of molecular orbital theory. मतलब अब इसका मतलब क्या है जो बातें मैंने अभी बोली? जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एटॉमिक ऑर्बिटल देखो ऑक्सीजन के लिखे, पहले मैं इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देता हूँ 1s2, नीचे आप देखते जाना 1s2, देखो हमने फिलअप कर दिया 1s को, फिर 2s2 देखो मैंने 2s में इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, फिर 2p4 देखो पहले हंट्स रूल 1 2 3 एंड देन 4 हंट्स रूल हमने अप्लाई किया। इसी टाइप से जो सेकंड ऑक्सीजन है, देखो ये तो आपका ऑक्सीजन 1 हो गई, OA आप इसे कह दें। अब इधर हम लेते हैं OB मींस सेकंड ऑक्सीजन, हो गया बेटा। अब इसमें उसी टाइप से देखो 1s2 ये 2s2 फिर 2p4 वही हंट्स रूल 1 2 3 एंड 4 हमने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया। व्हेन दीज टू O एटम हैविंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स OA के अंदर भी हैं OB के अंदर भी हैं। व्हेन दीज टू एटम अप्रोचेस ईच अदर, जब एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के नजदीक आता है, उसको अप्रोच करता है, तो क्या होगा? इनके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? द एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी। जैसे 1s की एनर्जी सेम है, तो देखो इधर से OA का 1s OB के 1s के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा लीनियर फैशन में, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, इनका ओरिएंटेशन सेम है। तो व्हेन 1s कंबाइन विद 1s, they will combine linearly to give the new orbitals called as the molecular orbitals. एक को हम बॉन्डिंग कहेंगे, एक को एंटी बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, देखो ये 1s की देखो एनर्जी, देखो ये ध्यान दे, देखो मैंने ये डॉटेड लाइन लगा दी और यहाँ पे देखो ये एनर्जी की लाइन है बेटा, देखो दैट इज द एनर्जी लाइन, देखो ये एनर्जी की लाइन है। सबसे नीचे वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सबसे कम और ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो डॉटेड लाइन किस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि इनकी एनर्जी सेम है। देखो 1s को बिल्कुल हमने एक स्ट्रेट लाइन के अंदर शो कर रखा है, एक एनर्जी लेवल के ऊपर शो कर रखा है। 1s of OA, 1s of OB, both have the same energy, both are present on the same dotted line, दोनों की एनर्जी सेम है। When these 1s combine with the 1s, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, OB का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, when these two atomic orbital combine with each other, they will give the two new orbitals, that is the molecular orbitals. Out of these two, one have the less energy than the combining orbital, उसे आपने सिग्मा 1s कहा। उससे जो दूसरा बनेगा उसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, उसे हम सिग्मा स्टार 1s कहेंगे। तो आपके जो यहाँ पे जो आपका 1s सिग्मा 1s बन गया, सेकंड आपका सिग्मा स्टार 1s आपका बन गया। अब इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। सिमिलरली उसी टाइप से देखो 2s of OA and the 2s of OB that will combine with each other in a linear fashion
to give the two new molecular orbitals. One is the bonding sigma 2s, other one is the sigma star 2s, other one is the sigma star ये 2s, तो sigma star 2s बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है 2p की, तो 2p के अंदर क्या है, देखो 2px 2py एंड द 2pz, देखो OA के अंदर भी है, 2px 2py 2pz ये OB के अंदर भी है। नाउ दे विल कंबाइन विद ईच अदर, लेकिन देखो कंडीशन वही है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू कंबाइन to give the molecular orbitals according to the MO theory, according to the molecular orbital theory। तो कंडीशन क्या थी पहले, नियरली द सेम एनर्जी, जैसे 1s के साथ कंबाइन कर गया, 2s के साथ। नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। अब ओरिएंटेशन आप यहां पर यूज करेंगे, जैसे 2px 2py 2pz है, क्या सभी का ओरिएंटेशन सेम है? नो, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, बिकॉज इन द 2px द डंबल इज प्रेजेंट ऑन द, अगर हम देखो यहाँ पे 2px की अगर देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको x एक्सिस माने तो ये डंबल इट इज प्रेजेंट अलोंग दी x एक्सिस। अगर हम देखो ये y एक्सिस के ऊपर एक डंबल रख दें, देखो इस टाइप से, so that is the structure of the 2py, means the 2px can combine only with the 2px, 2py can combine only with the 2py, 2pz can combine only with the 2pz, 2pz के साथ कंबाइन करेगा, 2py के साथ, 2px के साथ, क्योंकि तीनों का ओरिएंटेशन अलग है। तो मींस आपस में ओवरलैप करने के लिए जरूरी क्या है, ओरिएंटेशन भी सेम होना जरूरी है। तो फिर इसके बाद एक अजम्पशन है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, देखो अगर हम तीसरे एक्सिस को भी देखो यहाँ पे ड्रा करके दिखा दूं मैं, देखो ये मान लीजिए जेड एक्सिस था और इसके ऊपर भी हमने ये देखो ये डंबल शो कर दिया, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेटा किस चीज की, 2pz। तो जो 2px OA का और 2px किसका, OB का, देखो ये और ये देखो ये आपस में दे विल कंबाइन विद ईच अदर। सिमिलरली 2py विल कंबाइन बेटा किसके साथ, 2py के साथ, 2pz विल कंबाइन विद 2pz, ऐसा होगा। तो जब 2px के साथ कंबाइन किया मींस दो मिले ना आपस में, 2px, तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे बेटा। 2py दो मिले आपस में तो दो नए बनेंगे, 2pz आपस में मिला तो दो नए बनेंगे, दो मिलेंगे तो दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनने ही होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एजम्पशन, जब 2pz के साथ मिलेगा तो दे विल कंबाइन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इट इज एज्यूम्ड दैट, ध्यान दे बेटा मैंने क्या कहा है, वो तो नहीं तो आपके दिमाग में बात आती सर कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, 2px को कर सकते हैं, 2py को कर सकते हैं, 2pz को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कन्वेंशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बातें चलती है उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। तो मींस इट इज एज्यूम्ड that the 2pz combined with the 2pz along the internuclear axis, 2pz के साथ जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कैसे करेंगे, along the internuclear axis means सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बेटा शुरू में 2pz के साथ कंबाइन किया तो बेटा क्या बना, देखो सबसे नीचे ये सिग्मा 2pz और इसका ऑपोजिट, क्योंकि जब दो मिलेंगे तो एक बनेगा जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी और एक ऐसा जिसकी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होगी। तो कम एनर्जी वाला सिग्मा 2pz, ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 2pz। देखो ये दो बन गए, क्लियर हो गया, देखो मैंने टिक भी कर दिया। उसके बाद आपके 2px और 2px 2py जब ये आपस में कंबाइन करेंगे 2px के साथ, पाई बॉन्डिंग होगी, अलोंग साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, 2py के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, मीन जो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि पाई बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल बनेंगे। तो व्हेन 2px combine with the 2px, what will happen, they will give the two new molecular orbitals, one is called as the pi 2px, देखो ये pi 2px, other one called as the pi star 2px। अब क्वेश्चन ये उठा कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो जो इसीलिए, और पाई 2px जो पाई बॉन्ड बना दैट इज द वीकर बॉन्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए सिग्मा 2pz को हमने देखो कम एनर्जी लेवल पे दिखाया और पाई 2px को उसको हायर एनर्जी लेवल पे दिखाया। जो जितना स्टेबल होता है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग उसका उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो देखो सिग्मा, इसलिए हमने पाई स्टार 2px की एनर्जी को क्या दिखाया है, सिग्मा स्टार से थोड़ा कम, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग था सिग्मा 2pz का उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई टू ए लार्जर एक्सटेंट। इसी टाइप से नेक्स्ट हम दिखाते हैं, जब 2py के साथ कंबाइन किया तो दो नए ऑर्बिटल बने, वन इज द पाई 2px, अदर वन इज द पाई स्टार 2px। तो दैट इज द एमओ डायग्राम जो हमने बना दिया। अब जो ये एमओ डायग्राम बन गया है, अब इसके अंदर बीच में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन गए, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे।
देखो अब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करें, ध्यान से देखना। नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब बहु प्रिंसिपल चलेगा which states that the electrons are always filled up in the increasing order of their energy। में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है एंड सो ऑन। तो सबसे कम एनर्जी बोलो जितने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन गए, देखो जो मिड रो है ये जितने भी देखो ये ऑर्बिटल्स देखो ये जितने भी बन गए हैं दिस ऑल आर द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। देखो ये सारे बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं और इन सभी को हमने अरेंज करके दिखा रखा है इन द बोलो कौन से ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जो सबसे नीचे है देखो ये वाला सिग्मा स्टार 2p सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम है तो सबसे पहले हम इसी में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1s OA का 1s 2p का टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले हम नीचे भरेंगे उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर। सिमिलरली अब 2s टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 पहले सिग्मा 2s में फिर 2 सिग्मा स्टार 2s में। अब टोटल इलेक्ट्रॉन गिने OA के अंदर 2px 2py 2pz में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4, ऐसे 4 इधर हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन टोटल, देयर आर द 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करें, नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 पहले 1 फिर 2, उसके बाद देखो अब हम हंस रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी क्या है सेम। तो देखो 3 फिर ये 4, देखो एक एक करके भरा ना हमने इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये 5 और फिर ये 6, उसके बाद ऊपर पाई स्टार 2px और पाई 2 स्टार 2py ये भी सेम एनर्जी के ऊपर है। तो फिर हंस से हंस रूल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। देखो ये 7 और फिर ये 8। क्लियर हो गया बेटा इतना। तो ये जो नीचे वाली शेल होती है बेटा, देखो ये नीचे वाली देखो फर्स्ट शेल तो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ दैट इज कॉल्ड एज द के शेल। एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज के शेल। पहले वाले के का मतलब होता है देखो न्यूक्लियस के बाहर देखो ये जो डिफरेंट शेल्स होती हैं, पहली शेल n = 1 को आप क्या कहते हैं, के शेल। सेकंड को n = 2 क्या कहते हैं बेटा, एल शेल। तो पहले वाले का मतलब था यहाँ पे फर्स्ट। दूसरा जो के लिखा है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं क्लोज्ड। बोलने में बोल देते हैं लेकिन नाम से पता चला के आ गया, के आ गया तो क्लोज्ड। फर्स्ट शेल क्लोज्ड हो चुकी है। क्लोज्ड का मतलब है ये फुलफिल्ड हो चुकी है बेटा। कैसी हो चुकी है, दैट इज फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड हो चुकी है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ के शेल। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ भी ले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म के शेल, या के शेल इज द शेल, कौन सी शेल, इन विच द फर्स्ट शेल इज फुलफिल्ड। फर्स्ट शेल के मोलिकुलर ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो चुके हैं। देखो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल आप ध्यान से देखें, फर्स्ट शेल के फुलफिल्ड हो चुके हैं, लेकिन जो सेकंड शेल है इट इंक्लूड बोथ द 2s एंड द 2p। देखो ये कंप्लीट है आपकी सेकंड शेल, यहां से यहां तक ये फुलफिल्ड नहीं है। अभी इसके देखो ये एंटी बॉन्डिंग आप देख बड़े ध्यान से देखें, अब ये फुलफिल्ड नहीं हुए हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो इसलिए हम उनको फुलफिल्ड नहीं कह सकते। तो ये चीज बेटा आप ध्यान रखें। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, नाउ देयर इज ए फार्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का बेटा फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग, half of bonding minus में half of anti bonding electrons, means electrons present in the bonding molecular orbitals minus में the electron present in the anti bonding molecular orbitals। तो इस टाइप से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, तभी हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का बेटा पता लगा पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना कि देखो 2 एटम है, मान लीजिए एक ऑक्सीजन बहुत दूर है, एक दूसरे से काफी दूर है, तो मीन्स इनके बीच में बॉन्ड वेरी वेरी वीक। अगर ये दोनों एक दूसरे के देखो नजदीक आ गए इस टाइप से, तो मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। तो मीन्स एक बॉन्ड हो ऑक्सीजन के बीच, तो एटम एक दूसरे से दूर होंगे, 2 बॉन्ड होंगे, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स दैट कॉल्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर, उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो ओ के बीच डबल बॉन्ड आ गया, दूसरे के नजदीक आ गए, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या हो गई, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। ओ के बीच सिंगल बॉन्ड लंबा है, बॉन्ड लेंथ लंबी है। ओ के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड है उन 2 एटम के बीच, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन है। बॉन्ड उतना ही छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। यही क्वेश्चन था हमारा यूजिंग द एमो थ्योरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो अब हमें बेटा बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है यहाँ पे कि डिफरेंट जो स्पीसी हैं इनके अंदर। देखो अब हम देखते चले जाएंगे। सबसे पहले देखो मैं सभी का बता देता हूँ, हमने सबसे पहले लिखा बेटा O2 के बारे में, यही बॉन्ड ऑर्डर। तो आप जल्दी बताओ 1/2। आप के शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट ना करें, वैसे आप के शेल के भी इलेक्ट्रॉन काउंट करके मैं आपको आंसर निकाल दूंगा, आंसर बिल्कुल सेम आता है। लेकिन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में कितने बोलो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले, देखो ये नीचे बॉन्डिंग के देखो बोलो कितने हो गए, ये 2 4
और 4 और 6 बेटा कितने हो गए टोटल 10। पहले मैं टोटल काउंट करके दिखाता हूँ। 10 हो गए बॉन्डिंग। माइनस में एंटी बॉन्डिंग के बताएं अब आप जल्दी से काउंट करके। एंटी बॉन्डिंग के बोलो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे हैं। देखो ये रहे एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 2 प्लस 4, 4 और 2 बेटा कितने हो गए 6। ये 6 एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर हो गया। तो माइनस में 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। आंसर कितना आ गया बेटा 4/2 दैट इज द 2। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ऑक्सीजन का O2 का अकॉर्डिंग टू द एम्बो थ्योरी दैट इज 2। और हम जानते भी हैं O और O के बीच में डबल बॉन्ड ही होता है। तो दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोलो बेटा किस चीज का O2 का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसी के अंदर हम चेंज करेंगे। हमारी फर्स्ट ऑप्शन को देखें। जो फर्स्ट ऑप्शन देखो मैंने नंबर 1 करके भी लिख दिया। O2 + 2 है बेटा। O2 + 2 + 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करें। 2 इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से लॉस्ट होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे वैलेंस बिल्कुल बाहर वाले। बिल्कुल बाहर वाले कौन से होंगे। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा देखो ये वाले। ये 2 कौन से हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग के। तो ये कम कर दो। आगे जो फार्मूला था बेटा कितना आ जाएगा 1/2। 10 माइनस में देखो 6 थे एंटी बॉन्डिंग। ये 2 कम कर दिए तो एंटी बॉन्डिंग के कम हुए हैं तो 4। तो आंसर बेटा कितना आ गया 10 - 4 6/2 और आंसर इज 3 मींस बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बेटा क्या है दैट इज O2 + 1। O2 + 1 का मतलब क्या होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस करें सिर्फ एक। एक कहां से बाहर वाला। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा कम कर दो। कहां से कम हुआ बेटा ये कम हुआ है एंटी बॉन्डिंग का। तो देखो अगर हम अब देखें यहाँ पे O2 + 1 के अंदर तो आंसर क्या आएगा 1/2। 10 माइनस आप कंपैरिजन बेटा इस O2 के साथ करेंगे हर बार। O2 को देखते चले जाएं। देखो इस वाले केस को देखें। इसी के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो 10 - 1 कम करना था। देखो ऊपर 6 थे तो 5 हो गए तो 5/2। तो बॉन्ड ऑर्डर इज बेटा कितना आ गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2.5। अब हम देखते हैं अपनी ऑप्शन नंबर थर्ड है उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा। नाउ द ऑप्शन नंबर 3 देखो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन थर्ड में क्या है बेटा O2 के ऊपर -1 चार्ज। अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना बेटा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो किस में डलेगा बाहर वाली शेल में। तो देखो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखो ये मैंने डाल के देखो दिखा दिया। डाल दिया ना बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किस में डला एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में आपकी बार एक इंक्रीज हो गया है। तो O2 की कॉन्जुगेशन देखें। देखो 1/2 10 - 6 था ना बेटा वहां पे एक इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे 7 आ गया। तो 10 - 7 3/2। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। अब लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं O2 2- मींस 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले डल गया तो एक इलेक्ट्रॉन और देखो आप ध्यान से देखो मैंने ये एक और फिलअप कर दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए 2 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो अब क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1/2 10 - 8 एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया यहाँ पे। तो 10 - 8 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा देखो डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर आ गए। तो अगर हम इन सभी को अरेंज भी कर दें, सभी को अरेंज कर देते हैं। पेपर में कई बार एग्जाम में बेटा ये पूछ ले बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताएं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है। सबसे ज्यादा बेटा किसका है O2 2+। देखो O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इज ग्रेटर देन। उससे कम किसका है 2.5 मींस O2 + 1। उससे कम किसका है बेटा 2.5 से कम 2 मींस O2 का। अब 2 से कम किसका है O2 - 1 का। उससे भी कम बेटा किसका है O2 2- का। ठीक हो गया ना। क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर था O2 2+ का बेटा कितना था देखो हमने निकाला था दैट इज 3। O2 + 1 का बेटा कितना था दैट इज 2.5। O2 का बेटा कितना था दैट इज 2। O2 - 1 का कितना था 1.5। O2 2- का कितना था बेटा 1 दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो मींस जिनके ये तो बॉन्ड ऑर्डर की बात आ गई। अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की। देखो बॉन्ड लेंथ की जैसे अभी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है जब 2 एटम के बीच बॉन्ड सबसे कम है। तो O2 2- में तो सिर्फ एक ही बॉन्ड है। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। और O2 2+ के अंदर देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो मींस 3 बॉन्ड्स हैं 2 O के बीच में मींस मैक्सिमम अट्रैक्शन है। बॉन्ड सबसे छोटा है। सबसे छोटा बॉन्ड है बेटा यहाँ पे। तो सबसे छोटा बॉन्ड किसके अंदर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा सबसे छोटा बॉन्ड आ गया यही जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा था। तो इसकी बॉन्ड लेंथ बेटा क्या हो गई यहाँ पे O2 2+ की मिनिमम है बेटा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ। और इसकी बेटा क्या हो गई बॉन्ड लेंथ इसकी होगी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है बेटा इसकी। हो गई आगे बात समझ में। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछी थी बेटा। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ हो गई आपकी O2 2+ की। अब एक चीज और आपसे पूछ ले साथ के साथ। देखो मान लीजिए क्वेश्चन में
आपके देखो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आए, ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया। प्लस मान लीजिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का आ जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा। अब ये बताओ सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है, O2 2+ के अंदर, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी बेटा, इसकी मैक्सिमम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। बोलो किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, O2 2+ के अंदर। बोलो किसके अंदर, O2 2+ के अंदर। क्लियर हो गया, तो इसकी हो गई बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बेटा हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे कम या सबसे वीकर बॉन्ड बेटा किसका है, तो ये सबसे वीकर बॉन्ड होगा। बॉन्ड बेटा कैसा होगा, ये सबसे वीकर बॉन्ड होगा O2 2- के अंदर। अब बॉन्ड एनर्जी की बात हम कर लें, अब हम किस चीज की बात करें बेटा, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की। आपसे ये पूछा जाए कि किस बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होगी, किसकी सबसे ज्यादा। देखो जो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है उसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ही तो सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, हमेशा स्पेसिफिक डेफिनेशन के अंदर 1 मोल वर्ड यूज करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी बोलो क्या होगी, रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी। तो हम नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की भी लिख देते हैं आपके लिए। देखो बॉन्ड एनर्जी, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछ ले। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसी की होगी बेटा, सबसे ज्यादा O2 2+ की मैक्सिमम बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी। और सबसे कम किसकी होगी इसी टाइप से बेटा, बॉन्ड एनर्जी O2- की, इसकी सबसे कम होगी बेटा, मिनिमम होगी लास्ट वाले की। तो ये देखो सारे ऑर्डर मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे कि जो जो आपसे एग्जाम में बेटा पूछे जा सकते हैं। प्लस एक चीज और, अगला क्वेश्चन जो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए वो बेटा आपसे मैग्नेटिक कैरेक्टर का पूछा जा सकता है। देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि क्या पता किसी एग्जाम में ये आ जाए। हमने आपको पहले बताया था कोई भी क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो उससे कोरिलेटेड और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो हम आपको साथ के साथ बताते चले जाएंगे। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना। तो बेटा देखो दोबारा से देखो मैं ये डायग्राम O2 का कर देता हूँ। देखो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो मैंने कर दिए। अब O2 के केस में देखें एमओ डायग्राम बना हुआ है, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देयर आर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल में देखने हैं। एक चीज ध्यान रखें, कभी भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ना देखें। देखो जो हमने कॉन्फिगरेशन लिख रखी है ना 1s2 2s2, उसमें नहीं देखना आपको। आपको कहां पे देखने, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार देखो ये 2py है, इसमें देखें देयर आर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो O2 के बारे में बेटा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक हो गया। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन एग्जाम में ये पूछ लें, देयर आर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन O2, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। अब नेक्स्ट पे चले O2+2। O2+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। देखो अगर हम ये बिल्कुल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम ये लॉस करते हैं, देखो दोनों ये लॉस करने के बाद देखो ये हमने मान लीजिए लॉस कर दिए, सारे पेड़ बच जाएंगे फिर तो ये सब्सटेंस बेटा कैसा हो जाएगा, O2 2+ इज डायमैग्नेटिक। बेटा ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब हम O2+1 को देखते हैं। देखो दोबारा से वही डायग्राम हमने देखो बनाया, बोलो किस चीज का, O2 का। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, O2+1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे बेटा। देखो ये वाला हटा दे, देखो यहाँ से ये हमने हटा दिया, अब 1 बच गया अनपेड, तो ये फिर भी पैरामैग्नेटिक तो है ही, इट इज पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें, देयर इज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं O2-1। O2-1 का 1 इलेक्ट्रॉन डाल दे बेटा, देखो ये डाल दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए 1 डाल दिया। 1 डालने के बाद भी देखो 1 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा ये बच गया ना, सो इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, और इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक और अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है O2 2-। O2 2- का मतलब 1 और अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो डाल दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन डालने थे, देखो ये दोनों मींस अब सारे पेड अप हो गए, मोलिकुलर ऑर्बिटल सारे पेड अप हो गए, तो ये कैसा हो गया बेटा, दैट इज डायमैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। आपसे ये पूछ लें कि वो कौन कौन से स्पीसी हैं इनमें से, जैसे 4 ऑप्शन थी आपके पास विच आर डायमैग्नेटिक, तो कौन कौन डायमैग्नेटिक है, O2+2 दैट इज देखो ये डायमैग्नेटिक है O2+2, देखो ये, और कौन है इसके बाद, दैट इज O2-2, दीज 2 आर द डायमैग्नेटिक एंड रिमेनिंग आर द O2+1
और O2 माइनस, ये सॉरी O2-1, ये आपकी पैरामैग्नेटिक है। एक तो O2, देखो O2 के अंदर आप देखिए बेटा ध्यान से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखें आप O2+1, देखो इसको, इसके अंदर भी आप देख लें, देखो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आप O2-1 को देख लें, देखो इस O2-1 के अंदर, इसके अंदर भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यानी क्वेश्चन पूछने के बेटा तरीके अलग अलग हो सकते हैं, डायग्राम यही रहेगा, और यही जो मैंने आपसे O2 के बारे में पूछा, बिल्कुल ऐसे ही आपके एमओ डायग्राम किसी का भी पूछ सकते हैं बेटा आपसे एग्जाम में। वो O2 का हो सकता है, O2 के ऊपर कौन है बेटा, F2 का हो सकता है। सिमिलरली अगर आपके डायग्राम दे दे, ये O2 एंड हायर्स के लिए बेटा यही एमओ डायग्राम होता है। O2 से जो लोअर होते हैं ना बेटा N2 और वो, उसमें एक ही चेंज हमें करना था। देखो क्या, एक चीज और आपको साथ के साथ बता देते हैं कि अगर मान लीजिए हम ये कहें N2 का एमओ डायग्राम बनाए, तो बेटा N2 में क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम डायग्राम, ध्यान रखना वहां पे जो रीजनिंग देते हैं। देखो ये 2 है ना बेटा, ध्यान से देखो, मैंने ये अभी ये बताया, देखो ये एरिया, देखो ये यहाँ पे जो सिग्मा स्टार 2s है और ये सिग्मा 2pz है बेटा, इनके बीच में देखो ये जो एनर्जी का गैप है ना, दैट एनर्जी गैप दैट इज लार्ज इन केस ऑफ द O2। जो ये O2 था ना बेटा, इसके केस में ये एनर्जी गैप ज्यादा है, तो जिसकी वजह से सिग्मा 2s के इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s के इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2pz के जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इनके देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में देयर इज नो रिपल्शन, देयर इज नो रिपल्शन, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं हुई, तो इसलिए दैट इज द करेक्ट डायग्राम O2 के लिए। लेकिन अब हम अगली बात देखो, यहीं पे अपना ध्यान रखना, पूरा फोकस करना इसी एरिया के ऊपर। N2 एंड लोवर्स, N2 के नीचे बेटा नाइट्रोजन से कम एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन, C2, B2, अगर आप उनका एमओ डायग्राम बनाते तो क्या होता, आपके जो ये है ना बेटा सिग्मा स्टार 2 और इनके बीच में देखो एनर्जी का गैप, इट इज लेस, एनर्जी गैप इज लेस, एनर्जी गैप यहाँ पे लेस होता है, तो जिसकी वजह से इनके बीच में देखो, इनके बीच में रिपल्शन हो जाती है, देयर अकर्स द रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी गैप कम हुआ, रिपल्शन हुई, रिपल्शन होने की वजह से जो आपका ये जो सिग्मा 2pz है, ये यहां नहीं रहेगा, ये यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको बेटा, ये कहां पे चला जाता है, देखो इसकी पोजीशन ये आ जाती है, देखो यहाँ पे, इनसे ऊपर पाई 2px और पाई 2py के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा बेटा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करेंगे। नाइट्रोजन के केस में कॉन्फ़िगरेशन भी बदल जाएगी, 1s2 2s2 2p4 है तो 2p3 हो जाएगा नाइट्रोजन के केस में, वो तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के दौरान की बात है, लेकिन द एनर्जी ऑफ द सिग्मा 2pz इज ग्रेटर देन, बोलो किससे, देखो इन दो से, पाई 2px और पाई 2py से थोड़ी ज्यादा होती है सिग्मा 2pz की एनर्जी, जैसे मैंने उसको ऊपर ड्रा कर दिया। आगे बेटा बात समझ में, मींस जहां पे सिग्मा 2pz ड्रा कर रहे थे, यहाँ पे तो बेटा आप ड्रा कर देना, देखो ये बेटा कौन, ये पाई 2px और पाई 2py, देखो जब वो डायग्राम आप जब बनाए, ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना बेटा यहाँ पे, और जहां पे आपके ये थे आपके पाई 2, यहाँ पे बेटा कौन सा डायग्राम बना देना, ये डायग्राम बना देना बेटा, ये कौन होगा, दैट इज द सिग्मा 2pz। ये मैंने किसके लिए बताया, फॉर द N2, इन केस ऑफ द N2, नाइट्रोजन के केस में दैट इज द चेंज इन द एमओ डायग्राम। तो ये आप साथ के साथ अपने पेपर के ऊपर ड्रा कर लेना, अलग से हो सकता है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो लेकिन ये डायग्राम में चेंज होगा एमओ डायग्राम के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो नाइट्रोजन वाली बातें देखो मैं फिर से हटा देता हूं, यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देखो बता दी गई है। अब दोबारा से आपके सामने वही डायग्राम देखो, मैंने ये O2 का दोबारा से आपके सामने बेटा ड्रा करके रख दिया है, कंपैरिजन करने के लिए बताया था कि अगर N2 का होता तो आप कैसे करते, फिर कंपैरिजन ऐसे हुआ ना, जैसे O2+2 दे दिया, O2+1 वहां पे आएगा N2+1 N2+2 N2-1 N2-2, और ऐसे ही यही ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डी ब्लॉक के अंदर से हमने क्वेश्चन लिया है, डी ब्लॉक एलिमेंट का। फर्स्ट ऑप्शन इज इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने बेटा देखा है, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखें जिसमें हम स्कैंडियम 21 से लेके और फिर हम जिंक 30 तक जब हम प्रोसीड करते हैं, और जब हम कॉन्जुगेशन लिखते हैं स्कैंडियम की, देखो तो आप कैसे लिखते हो बेटा इसकी कॉन्जुगेशन, 3d1 4s2, देखो बेटा इस टाइप से ये कॉन्जुगेशन होती है इसकी, और लास्ट वाले की क्या बन जाती है, दैट इज द 3d10 और 4s2, देखो ये लिखते हैं आप कॉन्फिगरेशन।
क्लियर हो गया। तो ये इनके अंदर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट की, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2, क्योंकि इन सभी की वैलेंस शेल के अंदर ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली, these 2 electron can be lost easily among these d block element. So the common oxidation state, देखो जो common oxidation state होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की बेटा वो क्या होती है, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले आप आंसर लिखेंगे +2। और क्यों होती है, बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक ऑल दीज एलिमेंट हैव the 2 electron in the valence 4s subshell which can be lost easily. So the common oxidation state of all the d block element is the +2। क्लियर हो गया। +2 तो है ही है, लेकिन अब क्वेश्चन आया कि ऑप्शन 1 देखें, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी रही +2 ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। एक चीज और आपको बता दें, वो इसीलिए क्योंकि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना बेटा, इसमें देखो ये जो आपका 3D है और ये बेटा आपका कौन था बेटा यहाँ पे 4s, इसको तो आप कह सकते हैं बेटा n-1d, और तो बाहर वाले को क्या कहेंगे, ns कहेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो ये जो आपकी वैलेंस 4s और जो n-1d है, इनके बीच में बेटा देखो ये जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी का जो गैप है इट इज वेरी स्मॉल, द एनर्जी गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। बिकॉज ऑफ दैट देखो 4s के जो इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर से देखो अट्रैक्शन होगी ना, 3D में भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसकी अट्रैक्शन 4s के इलेक्ट्रॉन के साथ भी है न्यूक्लियस की, तो जब बेटा बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड द एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, देखो हम एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है कि जब व्हेन 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, उसके साथ साथ बेटा 3D के इलेक्ट्रॉन भी लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी जब हम दे रहे हैं कि तो 4s और 3D के बीच में जो एनर्जी का गैप इट इज वेरी लेस, तो जब हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं 4s के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो साथ के साथ 3D के इलेक्ट्रॉन भी लॉस्ट हो जाते हैं। मींस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मान लीजिए 3D का एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, अगर 2 इलेक्ट्रॉन 3D के लॉस्ट हो गए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। मींस द डी ब्लॉक एलिमेंट शोज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगला क्वेश्चन बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपने अभी तक देखे डी ब्लॉक के, कि द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज +2 and the d block element also shows the variable oxidation state +2 +3 +4 +5 भी दिखाते हैं। आपने देखा है एक एलिमेंट ऐसा जो +8 भी दिखाता है, दैट इज द ओस्मियम। डी ब्लॉक एलिमेंट है ओस्मियम, वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नहीं है, वो एक अलग बात, लेकिन ओस्मियम शोज द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस द डी ब्लॉक एलिमेंट शोज द डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन को देखें, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो शोन बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल ठीक है, ये आपने पढ़ा है, जो निकिल प्लेडियम प्लेटिनम के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे निकिल का आपने ये पढ़ा है NiCO4, इसमें निकिल न्यूट्रल लिगेंड है ये, तो x + 0 = 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी है यहाँ पे 0 है, ये 0 है इसकी। ऐसा देखो होता क्यों है, why it gets stabilized in that particular oxidation state। इसकी रीजनिंग भी हमने बेटा आपको बता रखी है पहले ही, देखो इनको यहां से क्लियर कर दें पहले। देखो रीजनिंग बेटा हमने क्या बता रखी है, जैसे अभी हमने एमओ डायग्राम बनाया था, ऐसे ही आप सीओ का, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बोनिल जो ग्रुप है, अगर आप इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे बेटा, देखो ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक हो गया, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में बेटा क्या हो गई यहाँ पे, ये बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे। उसके बाद अब हुआ क्या, ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं, अब हुआ क्या यहाँ पे, ये हमने मेटल ले लिया बेटा, देखो जो निकिल है, निकिल। अब होगा क्या यहाँ पे कि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको इकट्ठा हम लिख देते हैं, इसके अंदर जो कार्बन है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर देखो जो कार्बन हमने दिखाया, इसके पास देखो ये हमने लोन पेयर दिखा दिए, ये निकिल का वैकेंट ऑर्बिटल हमने दिखा दिया, देखो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जिसकी वजह से बेटा निकिल के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, इसके ऊपर इकट्ठी हो जानी चाहिए एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही दूसरा CO भी आएगा बेटा, आएगा ना सेकंड CO, लेकिन दूसरे CO के आने से पहले ये करता क्या है, आपके जो CO के अंदर देखो जो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, देखो ये एंटी बॉन्डिंग वो वैकेंट होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज वैकेंट इन द CO। तो जो निकिल है इसके पास जो लोन पेयर होते हैं, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन लिए और ये जो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जो निकिल है इट न्यूट्रलाइज that excess of negative charge by back donation, by back bonding।
बाय बैक बॉन्डिंग। देखो ये इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बेटा बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। तो जो ये काम एक सीओ के साथ किया, ऐसे जो NiCO4 में 4 सीओ होते हैं, चारों के साथ यही काम होता है। क्वेश्चन ये था कि NiCO4 में जो निकिल है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो सीओ जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस निकिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाना चाहिए। ऐसे ही जब सेकंड सीओ आए, देखो सेकंड सीओ आएगा, फिर दोबारा से अपने लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो फिर नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन हो जानी चाहिए थी। NiCO4 जो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होना चाहिए था, वो बनना ही नहीं चाहिए था। एक सीओ जब बॉन्ड बना दे उसके बाद दूसरे सीओ के साथ बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, दूसरे सीओ के साथ बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो बॉन्ड जो है वो फिर भी बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज दैट एक्सेस नेगेटिव चार्ज विच गेट डेवलप्ड ऑन द निकिल ड्यूरिंग द donation of the electron pair by the neutral ligand CO, that excess negative charge get क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, गेट डिस्पर्स्ड बाय द बैक बॉन्डिंग, बाय द बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के द्वारा। जो लोन पेयर है निकिल के ऊपर, ये दोबारा से डोनेट कर दिए गए किसके अंदर, इन द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इन द CO। और इस तरह से एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी निकिल के ऊपर डेवलप नहीं होती, और इस टाइप से NiCO4 स्टेबलाइज हो जाता है। और आपने देखा यहाँ पे जो निकिल है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन हमारा क्वेश्चन था विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बेटा करेक्ट हो गई, रीजनिंग भी हमने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने आपको ये बताया, देखो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि ये कहा गया कि कोई डिफरेंट, मान लीजिए बेटा आपके पास मेटल आयन है, एक बेसिक चीज हम आपको बताते हैं ताकि आप सेकंड ऑप्शन का ठीक जवाब, ठीक मतलब उसका समझ पाए, कि आपके पास कोई मेटल है, कोई भी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये मैंने MM लिख दिया बेटा। इसमें एक पहला न्यूट्रल स्टेट में है, दूसरे के ऊपर मान लीजिए +1 चार्ज है बेटा, अगले पे +2 है, अगले पे +3 है, यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने शो की। अब आप ये बताएं बेटा इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है, मतलब अगर बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, वो लूज तो नहीं करेगा खुद। तो मीन्स जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मीन्स और ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो मेटल आयन है वो अपना बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करता, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की होती है, उसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। लेकिन हमने बेटा क्या लिख दिया, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो द बेसिक कैरेक्टर, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या हो गई यहाँ पे, ये रॉन्ग हो चुकी है यहाँ पे। तो इट मींस अभी तक देखो इस पे मैंने टिक कर दिया, यही पूछा गया था विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देख लेते हैं क्या पता कोई और स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो। तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम टू मैग्नीज ऑल 4s एंड द 3d आर यूज्ड इन द बॉन्डिंग। ये तो है ही कि जब कभी भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी होगी तो इट मींस वो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट करने के लिए जो डी ब्लॉक है उनके अंदर देखो ये जो n-1d है बेटा, और जो ns है, ns के भी इलेक्ट्रॉन और n-1d के भी इलेक्ट्रॉन, they will participate simultaneously in the bonding, सभी के सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर पाएंगे। तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है, हमें ढूंढनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी क्योंकि वहां पे लिख रखा था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई मेटल एटम है तो वो बेसिक होगा, बेसिक नहीं वो एसिडिक होता है। अब नेक्स्ट वन देखें, वंस द D5 कॉन्फिगरेशन इज एक्सीडेड द 3d इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, उनकी जो टेंडेंसी है बॉन्डिंग में भाग लेने की वो डिक्रीज हो जाती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखो ये ठीक क्यों है, देखो बेटा स्कैंडियम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, देखो ये 3d, देखो ये 3d को मैंने शो किया, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 3d, और देखो बेटा ये 5, ये 4s2 दिखा दिया मैंने, ये देखो 5, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें शो किया। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये है, जैसे हम मैग्नीज से आगे जाएंगे, हम देखो बेटा यहाँ पे पहुंच गए Mn में, जिसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या है 25। अगर हम इसकी कॉन्जुगेशन लिखें तो बेटा इसकी क्या आ जाएगी, दैट इज द 3d5 4s2, देखो इस टाइप से। अब इसको भी आप ओपन फॉर्म में लिखें, देखो 3d, देखो मैंने 5 दिखाया, 1 2 3 4 5, देखो 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दें, देखो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, 4s में 2 हो गए। जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट में आप चलते हैं,
मैग्नीज के बाद बेटा कौन है नेक्स्ट? आयरन। मान लीजिए मैं आयरन लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26। तो 26 अगर हम इसकी कॉन्जुगेशन लिख के आपको दिखाएं तो बोलो क्या बन जाएगी? दैट इज द 3d6 4s2। अब इसमें क्या हो गया, 3d को अगर हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ये 4s, ये 2 हो गया। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करें बेटा, कितने हो गए? देखो कर दिया ना हमने 6। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द Mn? देयर आर द 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। 5 इंटरमेटेलिक बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आगे चले आप मैग्नीज से आगे, तो जो बॉन्डिंग बनाने की जो क्षमता है, इंटरमेटेलिक बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज द पेयरिंग स्टार्ट, आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है अप टू द मिडल। मैग्नीज के बाद आप आगे चले, जैसे आयरन में हमने देखा द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। Mn में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने थे? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन जैसे इस नेक्स्ट एलिमेंट में आप चले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने? देयर आर दी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों हो गए? एक कम क्यों हो गया? बिकॉज द पेयरिंग स्टार्ट, पेयरिंग हो गई। देखो ये एक पेयर बन चुका है। एंड सो अगले में जाएंगे कोबाल्ट में, फिर पेयरिंग एंड सो ऑन। तो द ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन the tendency of the 3d electron to take part in bonding decreases, means option number 4 भी आपकी करेक्ट है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट थी, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमने लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर से। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन आप यूज करेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। m यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन होगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड पहले से दे रखी मीटर पर सेकंड में, आंसर आप नैनोमीटर में बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, प्लैंक्स कांस्टेंट की बेटा वैल्यू क्या होती है? 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल सेकंड। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻27 kg मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितनी दे रखी है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब बेटा सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और लास्ट में आप उसको कन्वर्ट कर लेना किस चीज के अंदर? नैनोमीटर के अंदर। मींस बेटा आपका जो भी आंसर आए ना, उसको आप इस टाइप से कन्वर्ट करना कि जो मल्टीप्लाई में जो यूनिट आए, दीज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 10⁻⁻9 मीटर, और बचा हुआ जो भी आपका इधर आंसर आ जाएगा। आगे बेटा बात समझ में? जैसे 10⁻⁻27 से 10⁻⁻27 कट गया तो बेटा ऊपर कितना रहेगा? 10⁻⁻7। और इसी टाइप से आप ध्यान से देखिए, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूं, वैसे तो आप मैथमेटिक्स की बात है तो देखो 6.62 मल्टीप्लाइड बाय देखो 10⁻⁻7 रह गया ना बेटा, और नीचे बेटा क्या है? 1.672। और ये 10⁻³ था, इसको भी ऊपर ले जाएं और इसको भी दो हिस्सों में ब्रेक कर लें। पहले 10⁻⁻2 को ही ले जाएं बेटा ऊपर, 10⁻³ है ना, तो सिर्फ 2 को ले जाएं, एक 10 नीचे रहने दें। ऐसे देखो मैंने नीचे रख दिया। अब आप इसको जब आंसर आप निकालेंगे ना बेटा, तो मैंने बताया था ना कि कैसे रखें। ये दो फैक्टर देखो मिलके बेटा क्या बन गया? 10⁻⁻9। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय जो भी इधर आए, जो भी इधर आए वो वही वैल्यू यहाँ पे लिख के और आगे क्या लिख देना? नैनोमीटर। क्योंकि जो इतना फैक्टर है ये नैनोमीटर, मीन्स 10⁻1 नैनोमीटर बेटा किसके इक्वल होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻�9 मीटर। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फर्दर कैलकुलेशन बेटा आप कर ही लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, a binary solution is prepared by mixing n-heptane and the ethanol. Which one is the correct statement? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो आपने पढ़ा है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होते थे, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से देखना, आपके पास देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपने कोई ए लिक्विड ले लिया, इसके अंदर बेटा आपने कोई बी लिक्विड ले लिया। मान लीजिए हम जस्ट एज्यूम करके चलते, मान लीजिए 10 ml है और ये भी मान लीजिए बेटा 10 ml है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ए है, सिर्फ ए के पार्टिकल है, ए के बीच अट्रैक्शन, यहाँ पे बी के बीच अट्रैक्शन है। जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद देखो ये हमने कंटेनर इससे देखो जस्ट बड़े साइज का कर दिया, इसे डबल दिखाना था ना, यहाँ तक आ गया। और मान लीजिए जो ये वॉल्यूम है, पहले वाला वॉल्यूम ये V1, दूसरे वाला बेटा क्या V2। मीन जब V1 और V2 को आपने मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा? ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दैट इज 20 हो जाए, 10 + 10 20। अगर ऐसा हो जाए तो दैट सॉल्यूशन इज द आइडियल सॉल्यूशन। अब जो ये सॉल्यूशन आपका बन गया है दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है? आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच द अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी, देखो ए और बी मिक्स आपने कर दिए, द सॉल्यूशन इन विच द अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी
is same to that in between the AA and BB, that solution is called as the ideal solution. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, नेक्स्ट देखें आप, इसी डायग्राम के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो गया कि वॉल्यूम देखो यहां तक, देखो यहां तक का वॉल्यूम तो हमारा बेटा यही है, देखो जो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया था। अगर वॉल्यूम ऐसा हो जाता, मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा ये मैंने डॉटेड लाइन से किया, मींस वॉल्यूम इतना हो गया, देखो फाइनल वॉल्यूम ये हो गया V, मींस ये क्या है, जो ये वॉल्यूम अब यहाँ पे बन गया, दैट इज ग्रेटर देन V1 प्लस V2। जो V आपका बना दैट इज ग्रेटर देन बेटा क्या हो गया, V1 प्लस V2, मतलब दैट इज ग्रेटर देन 20, क्योंकि ऊपर हमने एज्यूम किया था ना, मान लीजिए वो 10 और 10 ml है। तो ये जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन विद, दैट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, लेकिन एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसने पॉजिटिव डेविएशन शो की। बोलो कैसी डेविएशन शो की है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ होगा, क्योंकि ए और बी के बीच बेटा जो ये अट्रैक्शन थी ना, नाउ इट बिकम डिक्रीज, अट्रैक्शन लेस हो गई, तभी तो ए और बी के पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो गए, तभी तो ये वॉल्यूम देखो ऊपर तक बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, द सॉल्यूशन इन विच द अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी, देखो जो फाइनल सॉल्यूशन बना इसमें ए और बी मिला है ना, सो द सॉल्यूशन इन विच द अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी इज नॉट सेम एज इन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉट सेम की जगह हम क्या लिखें, अब जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन की डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या लिखेंगे कि द सॉल्यूशन इन विच द अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी इज लेस, बोलो क्या हो गई, अट्रैक्शन इज लेस देन इन बिटवीन ए and BB, so that is the non-ideal solution with the positive deviation। इससे रिवर्स बेटा ऐसा भी हो सकता है, देखो इसी डायग्राम में देखो मैं चेंज करता हूं, देखो ऐसा हो जाता, मैंने नीचे लगा दी बेटा, देखो डॉट 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 डॉट, मींस वॉल्यूम इतना देखो ये कम हो गया, देखो ये कम हो गया, मींस अब हम क्या लिखेंगे, जो ग्रेटर देन के साइन बेटा हमने लगाए थे यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो लेस देन, यानी 20 से भी कम हो गया। देखो 10 और 10 तो 20 होना चाहिए, ऊपर हमने ए कंटेनर में 10 ml है, बी कंटेनर में देखो 10 ml है, दोनों को मिलाए तो 20 होना चाहिए, लेकिन 20 से कम हो गया। वो कब, जब जो अट्रैक्शन है ए और बी के बीच वो क्या हो जाए, मोर, वो इंक्रीज हो जाए। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज मोर, इज ग्रेटर देन इन बिटवीन ए एंड बी, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द, देखो कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन, देखो मैंने नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे, तो ये नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव वालों को आमतौर पे आप ये ध्यान रखें, जैसे आपने पढ़ा भी होगा बेटा कि मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर में बेटा मान लीजिए एसिड है HCl HNO3 H2SO4, दूसरे में वाटर है, और फिर आपको ये कहा जाता है दोनों को मिक्सअप करें। कैसे मिक्सअप करें, किसमें क्या ऐड करें, तो ऑलवेज प्रिकॉशन टू बी टेकन दैट के आप हमेशा ही एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, you will always add the acid in water, आप never add the water in the acid, आप ऐसा कभी नहीं करते। क्यों, because the reaction is highly exothermic, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनता है वो नेगेटिव डेविएशन का बनता है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि जब अट्रैक्शन बढ़ेगी, अभी हमने बताया ना, देखो नेगेटिव डेविएशन के सॉल्यूशन में अट्रैक्शन बिकम मोर, अट्रैक्शन मोर होने का मतलब होता है एनर्जी बेटा रिलीज हो गई, एनर्जी बहुत ज्यादा निकल गई, एनर्जी ज्यादा निकलने का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू बेटा क्या हो गई, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव डेविएशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, वॉल्यूम आपका क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम बेटा क्या हो गया, लेस देन 0, या आप कह सकते हैं नेगेटिव। तो जो नेगेटिव डेविएशन के सॉल्यूशन होते हैं वहां पे डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा वी नेगेटिव होता है, या लेस देन आप कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज लेस देन 0, डेल्टा वी इज लेस देन 0। और इनके एग्जांपल क्या है, एसिड इन वाटर। और ऐड कैसे करेंगे, हमेशा ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, हमेशा ही आप एसिड को ही वाटर में ऐड करेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अब क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी, आपके उछलेगा नहीं। अदरवाइज बेटा देखो आप लैब में खड़े हैं, आप दोबारा देखना, ये आपके पास कंटेनर है बेटा, इसमें आपने देखो एसिड ले रखा है, आप वहीं पे तो खड़े हैं लैब में, आपने इसमें ऊपर से देखो वाटर डाल दिया, देखो एकदम ये कंसंट्रेटेड फॉर्म आपने एसिड की ले रखी है। अब जो उछल के आपके ऊपर देखो ऐसे उछल के बाहर आया, यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई मैन है, उसी के ऊपर बेटा क्या आके गिरा, जो इसमें है, बोलो इसमें कौन था, एसिड था, तो एसिड आपके ऊपर गिरा, वो आपको जला देगा। तो इट मींस आप कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे, बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप पहले वाटर लें, जब भी डाइल्यूशन करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है हाउ कैन यू डाइल्यूट द एसिड, आप एसिड का डाइल्यूशन कैसे करें,
तो आप ऐसा नहीं कि एसिड में वाटर डाल दें, आप पहले वाटर लें और उसके अंदर आप एसिड डालें, तो इस वे में आप एसिड का क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूशन। इससे रिवर्स आपके दूसरे जो है यहाँ पे देखो एन हेप्टेन, इथेनॉल, ये कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएगा और विद पॉजिटिव डेविएशन का ही बनाएगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये आपका आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन नहीं, मैंने बताया था आपको। नेगेटिव डेविएशन के वो होते हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन आपकी बेटा इंक्रीज हो जाए, लेकिन अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है तो वो सॉल्यूशन आपके कैसे कहलाते हैं, दीज आर दी सॉल्यूशन विद द पॉजिटिव डेविएशन। तो जब भी आप एन हेप्टेन इथेनॉल को मिलाते हैं, सो दीज आर, इनके बीच में इनको मिलाने से एन हेप्टेन के बीच जो अट्रैक्शन थी, एल्कोहल के बीच जो अट्रैक्शन थी, जब आप एन हेप्टेन और इथेनॉल को इकट्ठा एक बीकर में मिला देंगे, कंटेनर में मिला देंगे, तो उनके बीच अट्रैक्शन अब कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस अट्रैक्शन। जो जब अलग हेप्टेन के बीच है, इथेनॉल के बीच अट्रैक्शन जो है उससे भी कम अट्रैक्शन हो जाती है व्हेन यू विल ऐड दीज टू लिक्विड्स विद ईच अदर, हेप्टेन और इथेनॉल के बीच। सो द राइट ऑप्शन इज, द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल विद द पॉजिटिव डेविएशन। तो ओवरऑल बेटा आपको कंक्लूजन हमने यहाँ पे बता दिया है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं। एक चीज और, एक एग्जांपल और बेटा मेरे को यहाँ पे ध्यान आ गया, आपको बता दें, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल है विद पॉजिटिव डेविएशन का ही है, कि अगर आपके पास बेटा देखो एल्कोहल हो और प्लस आपको वाटर हो, आपने पढ़ा था ना एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी आपने पढ़े थे, अगर आप 95.87% एल्कोहल ले लें और प्लस में उसमें 4.13% आप बेटा वाटर डाल दें, तो ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी है। इट इज ऑल्सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है और इट इज ए सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द कैसी डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये जो मैंने अभी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, एग्जाम में काफी बार ये परसेंटेज पूछी जाती है और इसको कहते क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द रेक्टिफाइड स्प्लिट। ये बेटा आप ध्यान रखना, रेक्टिफाइड स्प्लिट। डिफरेंट टाइप की अल्कोहल होती है, जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब जैसे 100% अल्कोहल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, और रेक्टिफाइड स्प्लिट जो अभी आपसे पूछा गया, तो दैट इज द रेक्टिफाइड स्प्लिट। रेक्टिफाइड स्प्लिट, what is the composition of the rectified split, 95.87% ethanol plus 4.13% water, that is the exact composition। कई बार बुक्स के अंदर लिखा मिल जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार जो टीचर है वो एग्जैक्ट ना दे के ऐसे पूछ लेते हैं 96% राउंड ऑफ करके, 96% इथेनॉल एंड 4% आपकी वाटर, लेकिन 96% 4% भी मिल जाए ऑप्शन में और ये भी ऑप्शन भी मिल जाए जो मैंने आपके सामने ये कंपोजिशन लिखी है, तो आप सिर्फ इसी को करेक्ट मानेंगे, वो नियर अबाउट होती है जो कई बार एग्जाम में आपसे दे के और आप उसी ऑप्शन को आपके ठीक मान लिया जाता है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आईपीएससी नेमिंग, द आईपीएससी नेम ऑफ द नियोपेंटेन। बेटा आपने देखो ये पहले पढ़ रखा है कि देखो अगर आपके पास मान लीजिए 5 कार्बन है, दे आर प्रेजेंट इन द स्टेट चेन, दैट इज द एन पेंटेन, आप इसको बेटा एन पेंटेन कहते हैं। और इसमें आप बॉन्डिंग तो देखो कंप्लीट आप कर ही सकते हैं, आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है, रिमेनिंग वैलेंसी इज ऑलवेज कंप्लीटेड सेटिस्फाइड बाय द H एटम, देखो इस CH3 हो जाएगा, इसके 2 बॉन्ड है, ये CH2 नेक्स्ट के भी 2 बॉन्ड है तो CH2, नेक्स्ट के भी 2 है तो देखो CH2, लास्ट वाले का 1 है तो 3H लगा दिया, सभी की वैलेंसी 4 होगी, दैट इज द एन पेंटेन। अगर इसी टाइप से हमारे पास कार्बन की एक चेन हो और इसकी अगर हम नंबरिंग करते देखो ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 और C2 पोजीशन के ऊपर एक CH3 ग्रुप हमने लगा दिया और एक कार्बन हम कम कर दें क्योंकि टोटल तो हमें 5 ही रखने हैं, देखो इस टाइप से हमने टोटल कार्बन आर नाउ 5, लेकिन एट C2 पोजीशन देयर इज अ CH3 ग्रुप, नाउ इट इज कॉल्ड एज द आइसो, ये कॉमन नेम होते हैं, टोटल 5 है तो कॉल्ड एज द आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन हो गया बेटा। रिमेनिंग वैलेंसी उसी टाइप से आप पूरी कर देंगे जैसे आपको सिखाया गया था, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड आपको दिखने चाहिए, इसके पहले से 3 बॉन्ड है तो इस पे एक H लगा देंगे। अब है नेक्स्ट नियोपेंटेन, उसी टाइप से देखो 1 2 3, अब जो C2 पोजीशन है देखो 1 2 3, C2 के ऊपर अगर हम 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें, देखो ऐसे 1 2 लगा दिया ना बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप हमने C2 पोजीशन के ऊपर, रिमेनिंग वैलेंसी उसी टाइप से CH3 बीच वाले कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है। अब प्रिंसिपल चेन देखें, सो दैट इज द प्रिंसिपल चेन, दैट इज द नियोपेंटेन। In neopentane, if the 2 CH3 group are present at the C2 position, that is the neo, one CH3 group is present at the C2 position, that is the isopentane, और सारे के सारे कार्बन एटम स्टेट चेन में हो, दैट इज द एन पेंटेन। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो कैसे लिखते हैं, तो ये आपकी बन गई बेटा प्रिंसिपल चेन। तो यही वर्ड रूट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी हमें,
वर्ड रूट का मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन किसकी दे, नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन के अंदर 3 कार्बन है तो आप इसे कहेंगे प्रोप, तो ये प्रोप बन गया। उसके बाद प्रिंसिपल चेन के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हमने ENE लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज द सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो बेटा ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। आगे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, मींस सेकेंडरी सफिक्स इसमें है नहीं। देखो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ये भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद इधर होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पे भी कोई नहीं है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि प्रिंसिपल चेन आपकी साइक्लिक नहीं है, तो ये था प्राइमरी प्रीफिक्स। इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। पूछ ले प्राइमरी प्रीफिक्स क्या प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी prefix that tell about the information of the substituent present on the principal chain, that is the primary prefix. तो प्राइमरी प्रीफिक्स कौन है, मिथाइल और मिथाइल। तो देखो मिथाइल हैं तो 2 हैं, तो एक से ज्यादा हो तो डाई वर्ड यूज करेंगे, CH3 है तो मिथाइल वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ग्रुप है तो मिथ के आगे YL लगा दिया तो मिथ आइल बन गया, 2 हैं तो डाई लगा दिया। पोजीशन 2 है, दूसरे की भी 2 ही है, 2,2 फिर डैश 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज द नेम। तो 2,2 डाइमिथाइल मींस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गई आपकी। तो द IUPAC नेम ऑफ द नियोपेंटेन इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और साथ ही जो और चीजें बताई गई कि जो कंप्लीट जो IUPAC नेम होता है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 वर्ड रूट, नंबर 2 प्राइमरी सफिक्स, नंबर 3 सेकेंडरी सफिक्स, नंबर 4 प्राइमरी प्रीफिक्स और नंबर 5 सेकेंडरी प्रीफिक्स। और कौन किसकी इंफॉर्मेशन देता है वो हमने अभी आपको बता ही दिया था। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि वर्ड रूट कौन था, प्राइमरी सफिक्स जैसे ENE है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये 2,2 डाइमिथाइल, ये इतना पोर्शन आपका आ गया, इनकी पोजीशन है 2,2। तो अब हम बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द BF बॉन्ड इन द BF3। देखो ये वैल्यू दे रखी है, ये ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू द CF बॉन्ड। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा। यहाँ देखो अगर हम बोरोन की कॉन्फिगरेशन लिख दें, यहाँ पे देखो बोरोन 1s2, BF3 को अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p1 बोरोन की कॉन्फिगरेशन हो गई। इसी टाइप से अगर हम CF4 में देखेंगे तो कार्बन की कॉन्फिगरेशन चलेगी यहाँ पे, तो 1s2 2s2 2p2। ये वैलेंस शेल को आप ओपन फॉर्म में लिखेंगे दोनों ही केसेस में, एक्साइटेड स्टेट में डायरेक्ट लिख देंगे हम। एक्साइटेड स्टेट आ गई। देयर इज वन वैकेंट ऑर्बिटल इन केस ऑफ द बोरॉन, देयर इज वन वैकेंट ऑर्बिटल इन केस ऑफ द बोरॉन। जबकि कार्बन में आप देखेंगे एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट हमने बना दी, तो देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल। और 2d तो दोनों में होता ही नहीं है, देयर इज नो 2d इन द सेकंड शेल, देयर इज द absence of the vacant d orbital in both of carbon and the boron। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो बोरोन दोनों में फ्लोरीन है, अगर हम फ्लोरीन की कॉन्फिगरेशन यहाँ पे देखें तो देखो 1s2, ये नेबरिंग एटम है 1s2 2s2 2p5, 2d तो इसमें भी नहीं होता। अब इसमें देखेंगे देयर इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स को देखो हमने फिलअप किया 2 2 4 और 1 5, मींस देयर इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, मींस ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। बोरॉन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। तो अब हमने स्ट्रक्चर बनाई बेटा, यहाँ पे देखो ये बोरॉन, ये फ्लोरीन के साथ, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, ऐसे एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का। लेकिन बोरॉन के पास एक देखो बेटा वैकेंट ऑर्बिटल है। जबकि CF4 में देखेंगे, देखो ये जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन एक फ्लोरीन, एक कार्बन एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके आया, ऐसे एक कार्बन एक फ्लोरीन, एक कार्बन एक फ्लोरीन, एक बॉन्ड अबोव द प्लेन प्रेजेंट है, एक बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, दैट इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब इसमें तो क्या होता है, हर कोई अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। BF3 के अंदर जो बोरॉन है, बोरॉन इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट करना चाहता है, तो अब ये करेगा क्या। देखो जो आपने देखा फ्लोरीन के अंदर, जो ये अंदर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन, दे आर दी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्लोरीन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन के पास बेटा जो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये
बैक बॉन्डिंग करता है यहाँ से। मतलब फ्लोरीन देखो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन साथ के साथ अपने लोन पे डोनेट कर रहा है। सो नाउ देयर बिकम्स द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द बीएफ। बी और एफ के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखो इस टाइप से बन जाता है, देखो इस टाइप से बी, ये एफ, ये एफ, ये एफ। अगर हम दिखाएं कैसे डॉट डॉट से, तो देयर इज द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन द बी एंड एफ। तो क्योंकि कार्बन फ्लोरीन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि वहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बोलो यहाँ पे कैसा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। तो इसलिए मोर हीट इज रिक्वायर्ड। जब अगर हम हीट की बात करें तो यहाँ पे मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, मोर हीट इज रिक्वायर्ड। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी बॉन्ड को लेस हीट इज रिक्वायर्ड, लेस हीट इज रिक्वायर्ड। यही हमारा क्वेश्चन था कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बीएफ बॉन्ड की वो ज्यादा है, सीएफ बॉन्ड की कम है, ऐसा क्यों? उसके लिए करेक्ट रीजनिंग क्या होगी? तो पहली ऑप्शन है स्मॉलर साइज ऑफ बोरोन एटम एज कंपेयर टू द कार्बन एटम। देखो जो साइज है वो तो हम जानते हैं बेटा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपके क्या होता है, देखो लिथियम एटॉमिक नंबर 3, लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज। तो इस बेसिस पे भी देखें तो साइज आपके कार्बन का छोटा है एज कंपेयर टू बोरोन का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये ऑप्शन आपकी वो तो क्या है, ये गलत है। सेकंड, स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड इन बीएफ बॉन्ड एज कंपेयर टू द सीएफ बॉन्ड, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना है ना। जो सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड की बात करें तो जो ये सीएफ बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, जो ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो अगर हम बात करें दैट सिग्मा बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है बेटा। लेकिन और जो सीएफ में ये सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड ये वीक है, ये वीक है। तो ये बात गलत है कि इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BF3 की ज्यादा है, इस वजह से नहीं है। सिग्मा बॉन्ड BF के अंदर वीक है और CF बॉन्ड CF4 के अंदर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है। तो इसलिए ऑप्शन 2 भी आपकी रॉन्ग हो गई। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पी पाई इंटरेक्शन हो गई। देखो पहला बॉन्ड बेटा सिग्मा होता है, दूसरे देखो ये मैंने बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया, तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, तो सेकंड क्या होगा, दैट इज द पाई बॉन्ड। तो मींस आपकी पी पाई इंटरेक्शन हुई है बी और एफ के बीच में, लेकिन ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाई सीएफ के बीच में। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। There is significant p pi interaction in between the B and F atom due to the presence of the vacant p orbital, 2p orbital on the boron, and boron also want to complete their octet। और साथ के साथ रीजन ये भी था कि वो अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करना चाहता है ऑक्टेट रूल के अनुसार। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि उसमें लिखा है कि लो डिग्री ऑफ पी पाई इंटरेक्शन है, वो तो रिवर्स हो जाएगी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्योंकि आपने इतना इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया, तो एक चीज और हम साथ के साथ आपको यहाँ पे बता देते हैं, इससे कोरिलेटेड चीज ही है वो, तो वो आपको जरूर हम बताएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जल्दी से देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो सिंपली पूछा जाता है BF3 के बारे में, BCl3 के बारे में, BBr3 के बारे में, तो वो क्वेश्चन अभी हम जल्दी से आपको यहाँ पे बता दें, क्योंकि क्या पता किसी और सेट के अंदर आपके कभी और एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आ जाए। तो अगला क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चन है ये तो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, लेकिन हम क्योंकि हमने यहाँ पे BF3 की स्ट्रक्चर बनाई थी, अब उन्हीं को हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो वर्ड अभी हमने यूज किए थे बेटा। अब ध्यान से देखना, देखो एक तो हमने बना दी बेटा BF3 की स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना BF3 कंपेरिजन हम कर रहे हैं BF3 का BF3 के बाद बेटा क्या आता है BCl3, BBr3, और लास्ट में मान लीजिए बेटा हम BI3 लिख देते हैं यहाँ पे, BI3 देखो ऐसे BI3। कॉमन चीज आपने सीखी है ना बेटा, डाउन द ग्रुप जब हम जाएं तो फ्लोरीन के नीचे कौन आता है पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर कौन होती है बेटा आयोडीन, है ना। तो फ्लोरीन में क्या था यहाँ पे 2s2 2p5, देखो वैलेंस शेल के अंदर। तो अगले में क्या आएगा क्लोरीन में, देखो क्लोरीन में 3s2 3p5, ब्रोमीन में 4s2 4p5, आयोडीन में क्या आएगा, आयोडीन की जो वैलेंस कॉन्जुगेशन होगी इसमें आएगा 5s2 5p5। हमें पूरी कॉन्जुगेशन लिख के देखने की जरूरत नहीं, फ्लोरीन को देखते हुए ही हमने ऐसा लिख दिया। मतलब ये जो लॉन पेयर है फ्लोरीन के ऊपर बेटा ये किस में है, दैट इज इन 2p।
और यहाँ पे आयोडीन में बेटा किस में, दैट इज इन 5p। देखो मैंने दोनों में दिखा दिए, लोन पेयर तो है। अब आप एक चीज बताएं, ऐसा लगता है अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं लेविस एसिड की, विच इज द बेटर लेविस एसिड? एसिड वो होता है जो बाहर किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी जो बाहर एक्सेप्ट कर ले। कौन सा बोरॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? कौन इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट दोनों करेंगे, BF3b और Bi3b, बिकॉज इन बोथ ऑफ द केसेस देयर इज द वैकेंट 2p ऑर्बिटल। देखो 2p ऑर्बिटल है, ये 2p वैकेंट ऑर्बिटल है इन बोथ BF3 हो चाहे Bi3 हो, 2p वैकेंट है यहाँ पे इन बोथ ऑफ द केसेस। लेकिन बाहर से इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी ले? आपको ये लगता है कि BF3 में फ्लोरीन अटैच है, फ्लोरीन देखो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा कमी हो जाएगी, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा देखो ले लेगा, और ज्यादा ले लेगा, और ज्यादा ले लेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो बोरॉन है इसके पास जो वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, अपने आप को ये ऑक्टेट रूल के अनुसार स्टेबलाइज करना चाहता है, इसलिए बैक डोनेशन दिखाएगा मैक्सिमम, बिकॉज देयर इज द नो एनर्जी डिफरेंस, देयर इज द no energy difference between the vacant 2p orbital of the boron and the fulfilled orbitals of fluorine। इसलिए देखो ये बैक बॉन्डिंग होगी बेटा, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, बोरोन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रही, इसीलिए जो बोरोन है BF3 वाला बोरोन है, अब ये बाहर से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कितना लेगा, इट हैज वेरी लो टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द आउटसाइड, बहुत ही कम टेंडेंसी हुई बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो ये जो प्रोसेस चली यहाँ पे, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग किसके बीच हुई ये पूछ लेते हैं कई बार, तो आप क्या कहेंगे, द बैक बॉन्डिंग अकर्स इन बिटवीन द वैकेंट 2p ऑर्बिटल किसका है, बोरोन, एंड द फुलफिल्ड 2p ऑर्बिटल किसका है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में, BF3 के केस में। ऐसे ही आप आगे चले इधर देखें Bi3 के अंदर, देखो आयोडीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम है, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, लेकिन वापस बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। क्यों? बैक बॉन्डिंग इसमें नहीं होगी, देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। बोलो क्यों? बिकॉज देयर इज ए वेरी लार्ज एनर्जी गैप इन बिटवीन द वैकेंट 2p। देखो जो वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन का वो तो 2p है, लेकिन जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है दैट इज 5p, वो 5p है। देयर इज ए वेरी लार्ज एनर्जी गैप इन बिटवीन द 2p एंड द 5p, सो नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग हुई नहीं। तो जो लॉन पेयर है आयोडीन के पास, वो बोरोन को नहीं मिले, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से लेगा, फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड स्पीसी। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देखो ये आउटसाइड स्पीसी से बहुत ज्यादा लेगा। तो अब ये बताएं, आउट ऑफ द BF3, BCl3, BBI3, Bi3, वो कौन सी स्पीसी है which have the more tendency to take the electron pair from the outside species? बेटा लेविस आपका एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर से ले, अंदर अंदर नहीं। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि देखो सर BF3 में देखो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज्यादा मिल गए, देखो फ्लोरीन के जो लॉन पेयर थे देखो बोरोन को मिल गए, ये तो घर के अंदर मिल गए ना। BF3 इज इटसेल्फ इज द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड है ये BF3, तो वो तो उसके पास अंदर ही अंदर मिले। क्वेश्चन ये है कि BF3 के अंदर जो बोरोन है ये बाहर से इलेक्ट्रॉन कितने ले पाएगा, तो BF3 के अंदर जो बोरोन है बाहर से इलेक्ट्रॉन कम ले पाएगा, क्योंकि इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है बैक बॉन्डिंग के द्वारा। लेकिन जो आपका Bi3 है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लेगा, क्योंकि इस बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल को बैक बॉन्डिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मिले। तो विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट Lewis acid out of these? The best Lewis acid is the BF3 और द Bi3। बताओ Bi3 है, क्योंकि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज्यादा लेगा। तो Bi3 इज द बेटर Lewis acid, देन BBr3, देन BCl3, देन BF3। तो ये आपका ऑर्डर काफी बार आपसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये आना ही होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था बॉन्ड एनर्जी के बेसिस के ऊपर, उसके साथ साथ हमने दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता दिया है, हो सकता है ये ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए। सो दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैनी-जेरो रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, दो रिएक्शन आप बेटा हमेशा इकट्ठी पढ़ते थे, कौन कौन सी? वन इज द देखो एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा। जब भी हम बताते थे तो हमने आपको ये दो रिएक्शन हमेशा इकट्ठी करवाई है, हमने कभी ऐसा नहीं करवाया कि एक दिन एल्डोल पढ़ा दी हो और दूसरे दिन हमने आपको कैनी-जेरो। तो जब भी हमने आपको ये करवाया तो कैसे करवाया? साइमल्टेनियसली, क्योंकि इनके बीच हमें कंपैरिजन करके याद रखना होता है। कैसे करते हैं कंपैरिजन? कि एल्डोल कंडेंसेशन जब प्रोसेस चलती है तो ये उन एल्डिहाइड या कीटोन्स में चलती है विच मस्ट हैव द अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए। जैसे
आपने CH3 ये कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। जैसे ये स्ट्रक्चर हमने इथेनॉल की ले ली, इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास H भी है, तो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। और सेकंड रिएक्शन है जो भी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है, कैनिजेरो रिएक्शन वो कंपाउंड दिखाते हैं जिनके अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। और सेकंड जो आपकी कैनिजेरो रिएक्शन, इट इज द ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें अगला पॉइंट हमने क्या बताया था कि हम 2 मोल ही यूज करते हैं, 2 मोल्स दोनों के अंदर, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर भी 2 मोल यूज करेंगे आप, कैनिजेरो में भी 2 मोल। लेकिन देखो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लिख दिया दोनों साइड में H लगा दिया, क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है? नो। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने, बेंजील्डिहाइड। देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर पर ये कार्बोनिल ग्रुप, इसमें आप देखिए ध्यान से, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जो बेंजील्डिहाइड है ये भी कैनिजेरो रिएक्शन दिखाएगा बिकॉज इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। मिथेनॉल भी कैनिजेरो रिएक्शन दिखाएगा बिकॉज इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। और दोनों ही रिएक्शन के अंदर 2 मोल्स विल बी यूज्ड। कैनिजेरो में आउट ऑफ दीज 2 मोल, 1 मोल अंडरगो द ऑक्सीडेशन, अदर अंडरगो द रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलती कैसे, उसका मैकेनिज्म आपको बताते हैं। तभी जो ये गिवन 4 ऑप्शन है आपके सामने कि इन द कैनिजेरो रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज, आप उसके बारे में कंप्लीट जान पाएंगे और ठीक ऑप्शन के ऊपर आप टिक कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखना बेटा अपने अब मैकेनिज्म की तरफ। शुरू में हमने लिया ये मिथेनॉल, देखो 1 मोल हमने मिथेनॉल के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में चलती है। नेक्स्ट ऑप्शन बेटा क्या थी दोनों की, द बोथ एल्डोल कंडेंसेशन एंड द कैनिजेरो रिएक्शन दे टेक्स प्लेस इन द बेसिक मीडियम। ये दोनों के बीच कॉमन फैक्टर था। डिफरेंस इतना रह जाता है कि कैनिजेरो रिएक्शन चलने के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए। तो बेसिक मीडियम हमने लिया तो क्या होगा, जो एक कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जो OH नेगेटिव है इसने अटैक किसके ऊपर किया, कार्बन के ऊपर, तो हियर इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन H को दे तो वो बेस, OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन H को ना दे के किसी और एटम को दे दे तो उस वक्त OH नेगेटिव को आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, नॉट द बेस। तो यहाँ पे ये OH नेगेटिव ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, कार्बन को, सो हियर इट विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। तो साइमल्टेनियसली क्योंकि जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर OH नेगेटिव ने कार्बन को दिए, उसके 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के, क्योंकि देखो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के पहले से कितने बॉन्ड है बोलो, 4 ही बॉन्ड थे। अब देखो इसके 5 हो गए, 5 हो गए तो देखो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे देखो ये फर्दर शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी बन गई। तो ये न्यू बॉन्ड बन गया OH का, देखो कार्बन के साथ O नेगेटिव हो गया। अब जो ये O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करे, O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, दूसरा मोल आएगा यहाँ पे आपके मिथेनॉल का, क्योंकि हमने पहले बताया 2 मोल विल बी यूज्ड। तो अब लेकिन रिएक्शन कैसे चली, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए यहाँ पे, देखो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन साथ के साथ अब कार्बन के 5 बॉन्ड, अब जो C और H के बीच में देखो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा CH के, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, H ने अपने अपनी हाइड्राइड आयन बन गया बेटा, ध्यान से देखना। नाउ दैट इज द हाइड्राइड आयन, नाउ दैट हाइड्राइड आयन गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स, या आप क्या कह सकते हैं, दैट हाइड्राइड आयन विल अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम ऑफ द अनदर एल्डिहाइड having no alpha hydrogen atom। देखो इस स्टेप से अटैक हुआ, and that is the rate determining step, that is the slowest step। आपने केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है ना डेफिनेशन कि हाउ विल यू डिफाइन द टर्म सिंपल रिएक्शन और द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमने बताया था सिंपल रिएक्शन को आप एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, एंड द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन ओनली इन वन स्टेप कॉल्ड एज द सिंपल रिएक्शन और द एलिमेंट्री रिएक्शंस। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, बट आउट ऑफ दीज मेनी स्टेप्स ऑल आर नॉट ऑफ सेम रेट। सभी की रेट एक जैसी नहीं होती, सभी स्टेप्स की रफ्तार एक जैसी नहीं होती, बट आउट ऑफ दीज मेनी स्टेप्स वन स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप on which the rate of the reaction actually depends, and that called as the rate determining step। जैसे आपने सुना है ना बेटा, मान लीजिए आप साइकिल बना रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बनाए। मान लीजिए एक बंदा ऐसा है जो काम कर रहा है, उसने वो पार्ट बनाने में 6 महीने लगा दिए और सारे पार्ट्स बन गए सारे 2-2 महीने में।
लेकिन ओवरऑल साइकिल तो पूरी तभी बनेगी ना जब उसके सारे पार्ट्स असेंबल्ड हो जाएंगे। तो साइकिल तो 6 महीने में बनी, चाहे और सारे पार्ट 2 महीने में बन गए, लेकिन एक पार्ट 6 महीने में बना। जब वो पार्ट 6 महीने के बाद बन के आया तो साइकिल कंप्लीट हो गई। तो सिमिलरली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सिमिलरली रिएक्शन का कंप्लीट होना किसके ऊपर डिपेंड किया, कितना समय लगा उसको कंप्लीट होने में, स्लोएस्ट जो बंदा काम कर रहा था उसके ऊपर। सिमिलरली हियर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप, and out of these many steps, one is the slowest step, and on that slowest step the rate of the reaction actually depends, and that is called as the rate determining step. तो ऐसे ही जो आपकी ये Cannizzaro रिएक्शन है, इसके अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप है, जिसे आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, that is the step during which the transfer of the hydride ion takes place, the attack of the hydride ion occurs on the carbonyl group. तो that is the rate determining step जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो की है, that is the rate determining step, that is the slowest step. बेटा ये आपकी स्लोएस्ट स्टेप हो गई, नोट डाउन कर लिया ना सभी ने, अपने नोट डाउन कर लेना, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब जो ये स्लोएस्ट स्टेप है, फर्दर देखो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ताकि कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी 4 बनी रहे, और फाइनल देखो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। बोलो क्या बने, दो प्रोडक्ट, दैट वन इज कॉल्ड एज द, बोलो क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनॉल आपका बन गया, और जो ऊपर पहले बना वो कौन बन गया, मिथेनोइक एसिड। तो दो स्पीसी आपकी बन जाती है। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9 अबाउट द Cannizzaro रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये होगा अबाउट द स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। द नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर व्हिच आर पॉसिबल इन दैट गिवन कंपाउंड, इस गिवन कंपाउंड में कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो बड़े ध्यान से देखें, स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं, दीज में बी द ऑप्टिकल आइसोमर्स, these may be the geometrical isomers। हमें टोटल ये बताना है इस गिवन स्पीसी के अंदर कितने आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन जैसे आपने स्ट्रक्चर देखी बेटा, क्या आपको इस पूरी स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नो, देयर इज नो डबल बॉन्ड। बट इट मींस, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चलने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, मस्ट कंडीशन थी कि उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखना ही चाहिए। जब डबल बॉन्ड है ही नहीं, देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो एक ही बच गई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चलने के लिए क्या कंडीशन थी कि कायरल कार्बोनेटम होना चाहिए। तो कायरल कार्बोनेटम कैसा होता है, कायरल कार्बोनेटम वो कार्बोनेटम होता है व्हिच ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड कंप्लीटेड बाय द 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर देखो इस कंपाउंड को देखो, मैं खोल के ओपन करके मैं ड्रा करूं, देखो ये CH3 हो गया, उसके बाद ये कार्बन के ऊपर एक साइड में H है, दूसरी साइड में बेटा देखो OH है, नेक्स्ट कार्बन उसके ऊपर भी एक साइड में H है, दूसरी साइड में देखो OH है, और लास्ट में बेटा देखो ये CH3। ठीक हो गया। अब देखो ये अगर हम नंबरिंग कर दें किसी भी साइड से, देखो 1 2 3 एंड 4, तो जो C2 पोजीशन इस पे देखें, इसके ऊपर हमने स्टार क्यों लगाया, बिकॉज देयर ऑल द 4 वैलेंसीज आर कंप्लीटेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप। देखो एक H है तो दूसरा OH है, एक CH3 है तो एक ही बचा हुआ ग्रुप है, हो गया ना बेटा 4 डिफरेंट ग्रुप। सो C2 कार्बन इज द कायरल कार्बोनेटम, ये कायरल कार्बोनेटम है। सिमिलरली C3 को देखो, एक H है, इसके ऊपर एक OH है, एक CH3 और एक देखो ये बड़ा ग्रुप हो गया, तो इसके ऊपर भी 4 डिफरेंट ग्रुप है। बट इट मींस जो C2 और C3 हैं, दो कायरल कार्बोनेटम हो गए। देयर आर 2 कायरल कार्बोनेटम इन दैट कंपाउंड। फर्दर देखो इस कंपाउंड के अंदर ये सिमेट्रिक कंपाउंड भी है। ये कैसा कंपाउंड है, सिमेट्रिक, क्योंकि इसके अंदर एक देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है बीच में, व्हिच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो मैं जो कंपाउंड है देखो, एज द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, और जो नंबर ऑफ डीएल एक्टिव पेयर्स बनेंगे, क्योंकि कायरल कार्बोनेटम अगर होता है तो ही आपके एनेंशियोमर्स बनते हैं, तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी चलती है। तो कायरल कार्बोनेटम 2 हो गए, तो एक कायरल कार्बोनेटम की वजह से 2 बनेंगे आपके, एक तो डी फॉर्म बनेगी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक लिवियो, 2 हो गए ना। ऐसे जो दूसरा कायरल कार्बोनेटम उसकी वजह से भी 2 पेयर बन जाएंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लिवियो, 2 बन गए। तो टोटल कितने बन गए, देयर आर द 4 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स बिकॉज़ देयर आर द 2 कायरल कार्बोनेटम। फार्मूला भी है, नंबर ऑफ द डीएल एक्टिव पेयर्स आपको निकालने हो, कंपाउंड सिमेट्रिकल हो तो उससे भी आप निकाल सकते हैं कि फार्मूला, और साथ के साथ आप मीजो कंपाउंड भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके जो टोटल आपके डीएल एक्टिव पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 raised to the power n-1 फार्मूला है। मीजो कंपाउंड कितने बनेंगे, 2 raised to the power n/2 - 1। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। n क्या होगा बोलो, यहाँ पे n होगा नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ द कायरल कार्बोनेटम। मैंने बताया डबल बॉन्ड तो आपको दिख ही नहीं रहे, तो कायरल कार्बोनेटम 2 है, तो वैल्यू पुट करें बेटा, देखो क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 2 - 1 is equal to 2 raised to the power 1 is equal to 2। हो गया ना डीएल एक्टिव पेयर्स, तो देखो 2 बन गए। अब मीजो कंपाउंड बताओ बेटा कितने बनेंगे, 2 raised to the power 2/2 - 1 is equal to 2 raised to the power 1 - 1
इज इक्वल टू 2 raised to the power 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो ये कितने बन गए आपके, दैट इज 2 raised to the power 0 इज इक्वल टू बेटा कितने हो गए 1। ये आपके मीजो कंपाउंड बन गए। बोलो कितने, कौन से बन गए आपके मीजो कंपाउंड। अब डायस्टीरियोमर्स की बात कर लेते हैं कि डायस्टीरियोमर्स इसमें कितने बन जाएंगे। अगर डायस्टीरियोमर्स को देखें तो जो ऊपर आपके बने थे टोटल डी इलेक्ट्रिक पेयर्स, तो उसके अंदर से कितने बन जाएंगे, -2 कर दें आप, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो डायस्टीरियोमर्स आपके बनेंगे नहीं इसके अंदर, देयर विल बी नो डायस्टीरियोमर्स। तो आपने क्या देखा कि जो डी इलेक्ट्रिक पेयर्स आपके बने, डी इलेक्ट्रिक पेयर्स टोटल आपके बने, वो कितने बने, दैट इज 2। मीजो कंपाउंड्स कितने बने, दैट इज 1, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से जो आपको दिख रहे थे टोटल जो आपके पेयर्स बनेंगे कि डी इलेक्ट्रिक पेयर्स 2 बने, डी इलेक्ट्रिक पेयर्स 2 बने, लेकिन 2 तो हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी थी, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका कैसा है, सिमेट्रिकल है। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसके अंदर बनेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करो कितने बनेंगे। जो आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बने वो कितने बने, यहाँ पे देखो 2 यहाँ से, these are 2 और 1 ये, तो 2 + 1 कितने हो गए, दैट इज द टोटल 3। सो दैट इज द आंसर। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये कोरिलेटेड है बस इस एग्जांपल की, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपको बताया था ये कंपाउंड लेकिन अनसिमेट्रिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 raised to the power n होगा। लेकिन n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ से एक आपका सिस आइसोमर बनेगा और दूसरा आपका ट्रांस आइसोमर बनेगा। कंपाउंड एसिमेट्रिकल है तो सिस की वजह से भी एक डीएल पेयर बनेगा, ऐसे ट्रांस की वजह से भी एक डीएल पेयर आपका बन जाएगा। सो द टोटल आंसर विल बी 4। टोटल आपके 4 बन जाएंगे, तो आंसर 4 इज द राइट आंसर। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी देखो इस फार्मूले में, वो क्या होगा, दैट इज द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड, द नंबर ऑफ द कायरल कार्नेटम। तो आप यहाँ पे जो कायरल कार्नेटम आपके देखो, एक तो आपका डबल बॉन्ड हो गया एक कायरल, तो टोटल 2, तो 2 raised to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस टाइप से 4 आपका आंसर, आप इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये जितने भी क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे, आप इन सभी को बेटा अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।